नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है गांव का प्रशासन। देखो, इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे जो हमने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया था उसमें हमने प्रशासन के 3 श्रेणियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जो पहला स्तर आपका मिलता है, जो सबसे ग्रामीण क्षेत्र का स्तर होता है, उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। फिर आपका मिलता है दूसरा स्तर विकास खंड का, जिसे हम जनपद पंचायत कहते हैं या पंचायत समिति कहा जा सकता है। फिर जो आपको तीसरा स्तर मिलता है सबसे ऊपर का, वो होता है जिला पंचायत या फिर जिला परिषद। ठीक है, तो हमने 3 स्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस चैप्टर में हम गांव के प्रशासन से संबंधित जानकारियां प्राप्त करेंगे। अगर संविधान में की बात की जाए तो 11वीं और 12वीं सूची में इस चीज को रखा गया है। बेसिकली यहां पर हमें डिस्कस करने वाले हैं कि गांव में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से कार्य करता है। इससे पहले चैप्टर नंबर 4 का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरी प्लेलिस्ट दे दी है जिसमें क्लास 6 के अभी तक के आए हुए सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का वीडियो नहीं देखा है, जाकर देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 में इसी से रिलेटेड कई सारी बेसिक बातें बताई गई। आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या डिस्कस किया था, ताकि इस चैप्टर को समझने में आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो हमने चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले ग्राम सभा को डिस्कस किया था। ठीक है, फिर पंचायत को डिस्कस किया था। ग्राम सभा किसे कहते हैं इसके बारे में बातें, पंचायत के बारे में, फिर ग्राम पंचायत एवं सभा के जो सचिव होते हैं उनके बारे में, ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है डिस्कस कर चुके हैं। ग्राम पंचायत क्या होती है, इसकी भूमिका क्या है, ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं, यहां पर जो ग्राम पंचायत होती है इसके आमदनी के स्रोत क्या होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में हमने डिस्कस किए थे पंचायत के 3 स्तरों को, जिसमें जो आपका सबसे निचला स्तर होता है, जिसे पहला स्तर कहा जाता है, वो आपका ग्राम पंचायत का स्तर कहलाता है। ठीक है, फिर आपका दूसरा जो होता है वो विकास खंड मिलता है, इसे हम जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहते हैं। फिर आपको जिले का स्तर मिलता है, जिसे जिला पंचायत या फिर जिला परिषद कहते हैं। तो इन 3 स्तरों को हमने यहाँ पर समझा था। आज के इस चैप्टर में, जिसका नाम है गांव का प्रशासन या फिर आप कह सकते हो कि ग्रामीण प्रशासन, ठीक है, तो अगर हम आज के इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो गांव में जितने भी कार्य होते हैं या फिर गांव में जो प्रशासनिक गतिविधियाँ होती, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो कैसे कार्यरत होती है, उसमें किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इन चीज़ों को आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक में कहा जा रहा है कि अगर आप हमारे भारत देश में देखोगे तो 6 लाख से अधिक आपको गांव देखने को मिल जाएंगे। कितने? 6 लाख। ये अनुमानित बताया गया है, बिल्कुल फिक्स नहीं बताया गया है कि आप नोट कर लो कि भारत में 6 लाख गाँव पाए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनुमान के आधार पर 6 लाख से अधिक गाँव आपको हमारे देश में देखने को मिल जाएंगे। गिनने बैठोगे तो ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं। ठीक है, अब जितने भी गाँव हैं उनकी पानी है, बिजली है, सड़क है, इन सभी चीजों की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 6 लाख से अधिक गांव हैं और हर गांव में मिनिमम जो आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी वो 500 से, ठीक है, 500 से 1000 के बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, 500 से 1000 के बीच में आपको इससे ज़्यादा ही जनसंख्या देखने को मिल जाएगी, कम जनसंख्या देखने को नहीं मिलेगी। तो इतने जो गांव हैं वहाँ पर पानी पहुँचाना, बिजली की सुविधा प्रोवाइड करना, सड़क, ठीक है, इन सभी ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। और केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना। अब बेसिकली जब आप गाँव क्षेत्र में जाते हो तो गाँव क्षेत्र में ऐसा ज़मीन के दस्तावेज जो होते हैं बिल्कुल मेनटेन किसी के पास होते नहीं। किसी ने पट्टे पर कब्जा कर लिया है, कोई कह रहा है कि भाई हमारे दादा के परदादा के बाबा को वो राजा साहब भेंट करके गए थे, या उन्होंने एक उनके मित्र थे उन्होंने गिफ्ट में दे दी थी, या फिर हम यहाँ पर 15 साल से रह रहे हैं और इसलिए हमने इस जगह पर कब्जा कर लिया, अभी जगह मेरी है। भाई कलेक्टर जाते हैं, उनसे लोग लड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी जमीनों के दस्तावेज का खराब करना ये भी आसान काम नहीं है। और आपसी विवादों को निपटाना, ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ती है कि भाई आपसी विवादों को भी निपटाया जाए। तो ये कोई आसान काम नहीं। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। अब प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से कार्य करता है इस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले हम जो लड़ाई झगड़ा होता है उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम राजस्व के बारे में बात करेंगे, जमीन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको देखेंगे। तो देखो, पुलिस थाने का क्षेत्र, देखो हर गाँव में, ठीक है, आप किसी भी एरिया में जाएं तो हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। जैसे कि ये पुलिस थाना है, इसका इतना कार्य क्षेत्र होगा। ठीक है, जो उसके नियंत्रण में रहता है, यानी जो इस पुलिस थाने के कार्य क्षेत्र के नियंत्रण में रहेगा, अर्थात इतने बीच में जो भी रहेगा, ठीक है,
लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट, जिसे हम रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है, उसे रपट कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं, यानी कि आपके एरिया में जो भी थाना होगा, ठीक है, आप अपने ही थाने में जाकर के अपनी रपट को लिखवाएंगे, ठीक है। और ये वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर आने वाले मामलों पर कार्रवाई करे। अब मान लो कि सपोज दैट कि आप थाने में गए हो और आपकी बात को थानेदार नहीं मान रहा है, ठीक है, या फिर जो भी वहाँ का कर्मचारी है आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऐसे में आप विरोध जता सकते हो, ठीक है। बेसिकली आपके एरिया में जो थाना आएगा, ठीक है, उसी थाने में आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। अब मान लो कि आप रहते मुंबई में हो, ठीक है, और मुंबई में आपका लड़ाई झगड़ा हुआ और आप दिल्ली में जाकर के रिपोर्ट लिखवा रहे हो, तो वहाँ पर आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। आपका जो मुंबई का बेसिकली आपके थाना आएगा आपके एरिया का, वहीं पर आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी और वहाँ का जो थानेदार होगा वो उस रिपोर्ट की पूरी जिम्मेदारी लेगा। उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसके बारे में पूछताछ करे, जाँच पड़ताल करे और जो भी मामला हो उस पर कार्रवाई की जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक बातें जो कि सभी को पता होती है, बट मैंने इसको एक्सप्लेन फिर भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से आपका इस चैप्टर का मुख्य टॉपिक स्टार्ट होता है। राजस्व विभाग का काम जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। पटवारी किसे कहते हैं? देखो पटवारी को अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे लेखपाल कहते हैं, कहीं पर इन्हें कर्मचारी कहा जाता है, ठीक है, कहीं पर ग्रामीण अधिकारी कहा जाता है, तो कहीं पर कानून गो इन्हें कहते हैं, ठीक है। याद रखना, जो ये पटवारी होता है, आपने कई बार सुना होगा कि पटवारी की भर्ती निकली, लेखपाल की भर्ती निकली, कानून गो की भर्ती निकली, ठीक है। तो पटवारी जो होता है, पटवारी का मुख्य काम क्या होता है? जमीन को नापना, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखना, ये इनका मुख्य काम होता है। इनके एरिया में जितनी भी जमीन आएगी, बेसिकली एक जिले में कई सारे पटवारी होते हैं, ठीक है। अभी इसको थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना ही समझ लो कि जो पटवारी का मुख्य काम होता है वो क्या होता है? जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, ठीक है। अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून गो, ठीक है। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर अगर आपसे कह दिया है कानून गो, तो उसका अर्थ यही पटवारी ही होंगे, ठीक है। और प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अब जो पटवारी होता है वो अपने कार्य क्षेत्र में बंधा हुआ होता है, ठीक है। पटवारी जो होता है उसको कुछ गांव मिले होते हैं और उन गांव में जो भी गतिविधियां होती हैं उनके लिए जिम्मेदार वही होता है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के लिए एक अलग तरीके होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं। आमतौर पर जो पटवारी होते हैं वो जमीन नापने के लिए, खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा जो आपके गांव में लेखपाल या पटवारी जब जमीन नापने के लिए आते हैं तो इसी जरीब को लेकर के आती है। ये जंजीर होती है इनके पास में, लोहे की जंजीर होती है, इसे जरीब कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा बेसिकली डीपली इस चीज को समझते हैं, ठीक है। पटवारी के और क्या कार्य होते हैं? हमने एक तो काम देख लिया कि जमीन को नापना और इसका रिकॉर्ड रखना, ये काम हो गया पटवारी का। थोड़ा सा डीपली जाते हैं तो जो पटवारी होते हैं वो किसान से भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं। पटवारी का काम होता है कि भाई जमीन से भू कर राजस्व जो है वो इकट्ठा किया जाए और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देना, ठीक है। भाई सरकार जो होती है, आप कई बार देखते हो मुआवजा वगैरह प्रदान करती है, तो ये जो मुआवजा प्रदान करती है सरकार को कैसे पता आपने मक्का की फसल की है या आपने आलू की फसल की, या आपने गेहूं की फसल की, या आपने गन्ने की फसल की? सरकार जो भी सुविधाएं लाती है वो इस पटवारी की मदद से ही आपके पास तक जाती है। और पटवारी का ये काम होता है कि वो पूरी की पूरी भूमि का निरीक्षण करे, ठीक है, मतलब वहां पर जाकर के जांच करे, वो अपने रिकॉर्ड में इस चीज को रखे कि उसके कार्य क्षेत्र में जो भी इलाके आते हैं वहां पर कौन सी फसल उगाई जा रही है, ठीक है। तो पटवारी का ये काम होता है कि सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देना। ये काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करती है। जो पटवारी होता है वो ये काम अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। वो अपने पास रिकॉर्ड रखता है, पूरे के पूरे जांच पड़ताल करता है और रिकॉर्ड अपने पास रखता है। इसलिए जरूरी है कि वह उसको समय समय पर दुरुस्त करता रहे, किसको? रिकॉर्ड को, ठीक है। भाई कई बार क्या होता है पटवारी काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो पटवारी
पटवारी के लिए ज़रूरी होता है कि समय समय पर अपने रिकॉर्डों को दुरुस्त यानी कि उसे अपडेट करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। ऐसा होता है कि भाई आमतौर पर हम हमेशा गेहूं की फसल करते थे, अब हमने आलू की फसल करना शुरू कर दिया, या हमने अब मक्के की फसल करना शुरू कर दिया, ठीक है, या हमने हमारे खेत में कुआं लगा दिया, ठीक है। तो ये जानकारी करना पटवारी का काम होता है कि रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखे कि इस गांव में इतने कुएं हो चुके हैं, ठीक है, ये इनका काम होता है, ठीक है। कुछ और उगाने लगते हैं या कुआं खोद देते हैं, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है, और जो राजस्व विभाग होता है वहीं पर पटवारी अपना काम करता है, ठीक है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। अच्छा, वरिष्ठ लोग होते कौन कौन है, इस चीज़ को समझो। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की कि भाई आप अपने मतलब जो पटवारी होता है वो अपने पास रिकॉर्ड रखता है और रिकॉर्ड को समय समय पर अपडेट भी करता रहता है। अच्छा, रिकॉर्ड को अपडेट क्यों करता है? क्योंकि किसान कई बार अपनी फसल को बदल देते हैं, कई बार जो उगाते हैं वो उगाना बंद करके कुछ और उगाने लगते हैं, कई बार कुएँ खोद लेते हैं अपने खेतों में। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पटवारी का काम होता है, और इन सब का हिसाब रखना राजस्व विभाग का काम होता है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि राजस्व विभाग में कौन कौन से अधिकारी हैं जो इसका ध्यान रखते हैं, ये कितने मतलब कार्य राजस्व विभाग किस प्रकार से करता है। तो भारत में सभी राज्य, ठीक है, चाहे आप किसी भी राज्य को देख लो, सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं, ठीक है। राज्य जो है जिलों में बटे हुए हैं, हर राज्य में जिले पाए जाते हैं, आप भी किसी न किसी जिले से आते होंगे। अब जो जिले हैं, ठीक है, जमीन से जुड़े हुए मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को भी कई छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका आता है देश, ठीक है, देश के बाद में आ गया आपका राज्य। राज्य जो होते हैं कई सारे जिलों में बटे हुए होते हैं, ठीक है, और जो जिले होते हैं जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए जिलों को भी कई खंडों में, मान लो कि एक जिला है आपका, अब इस एक जिला अगर ये काफी बड़ा जिला है, ठीक है, काफी बड़ा जिला है, तो इसको हम कितने खंडों में, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे कई खंडों में डिवाइड कर देंगे। अब मान लो कि एक जिला आपके पास में छोटा सा है, तो हम क्या करते हैं, इसको मात्र 3 खंड में ही डिवाइड करेंगे। 3 खंड में हमने इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जिले होते हैं वो अपनी आकार के आधार पर उनको भी उपखंडों में डिवाइड किया जाता है, कई सारे खंडों में डिवाइड किया जाता है। जिले के उपखंड, इससे जिले के उपखंडों को कई नामों से जानते भी हैं। हाँ, जो जिले हो, सबसे पहले तो आपका राज्य हो गया, राज्य जिलों में बटे हुए होते हैं। अब जो जमीन से जुड़े हुए मामले हैं, इन मामलों की व्यवस्था के लिए जिलों को भी कई खंडों में, छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, और इन उपखंडों को, यानी जिला को जो कई खंडों में डिवाइड किया गया है, इनको तहसील या फिर तालुका नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तहसील या फिर आप तालुका कह सकते हो। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, जिसे आप जिला कलेक्टर कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, इसमें शब्द का इस्तेमाल किया गया कलेक्टर। कलेक्टर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया जानते हो? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में ये पूरा का पूरा राजस्व कलेक्ट करके ले जाता था, ठीक है, पूरा का पूरा जो भी राजस्व होता था कलेक्ट करने की जिम्मेदारी इसके पास होती थी, इसलिए इसे कलेक्टर नाम दिया गया। हम आज भी उसी नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, और उसके नीचे तहसीलदार होता है, जिसके अंडर में ये पूरी की पूरी तहसील आती है। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। सबसे ऊपर आपका कौन हो गया? जिलाधिकारी, ठीक है। जिलाधिकारी के बाद में आपका तहसीलदार हो गया। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, इनके नीचे पटवारी आता है, ठीक है। तो हमने ही देखा कि भाई सबसे पहले तो आपका राज्य है, राज्य के अंदर आपके जिले आ गए, जिले को कई सारे खंडों में डिवाइड किया गया, उनको नाम देगा तहसील। एक जिले के अंदर 2 तहसीलें हो सकती हैं, 5 तहसीलें हो सकती हैं, 10 तहसीलें हो सकती हैं, 15 तहसीलें भी हो सकती हैं। अब वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जिला का आकार कितना, जिला कितना बड़ा है, ठीक है, जिला का कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है। और इन सभी की सभी तहसीलों के ऊपर जो बैठा होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो होता है जिलाधिकारी, ठीक है। तहसील के ऊपर जिलाधिकारी होता है, और तहसील जो होती है, एक तहसील एक तहसीलदार के अंडर में आती है, ठीक है। हर तहसील एक तहसीलदार के अंदर में आती है, ठीक है, ये बात आप याद रखना। सबसे ऊपर जिलाधिकारी, उसके नीचे तहसीलदार, उसके नीचे ये पटवारी काम करता है, ठीक है। ये पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से मेंटेन रखे जाएं, और राजस्व यानी कि विभिन्न तरह के जो कर हैं उनको इकट्ठा मतलब राजस्व इकट्ठा होता रहे। हाँ,
तो यहाँ पर जो ये तहसीलदार होते हैं और जो जिलाधिकारी होते हैं ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई जो लेखपाल है फिर जो पटवारी है वो अच्छे ढंग से अपना काम करता रहे। ठीक है, पटवारी को अपने तहसीलदार को रिपोर्ट करना होता है कि हमने इतना से इतना ये कर लिया। ठीक है, वो इस बात का ध्यान रखते हैं। ठीक है, और पटवारी जो होता है वो सही ढंग से काम करे, इसकी जिम्मेदारी इन लोगों की होती है। ठीक है, इसके अलावा वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। अब आपने कई बार देखा होगा जो किसान होते हैं वो उनको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक बार मतलब जैसे कि जब वो खेत बेचने या खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर खसरा वगैरह निकलवाते हैं। ठीक है, और भी अपने जो भी उनके रिकॉर्ड होते हैं उनकी नकल उनको चाहिए होती है। इसके अलावा विद्यार्थी जो होते हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है कि भाई उनको जात प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये सभी जारी करने का जो काम होता है, ठीक है, वो कौन करता है? वो लेखपाल करता है। ठीक है, जो जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आप देखोगे लेखपाल के पीछे लोग भागने लगते हैं कि भाई हमको जाति प्रमाण पत्र दिलवा दो, आय प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए। इसकी जानकारी किसके पास होती है? लेखपाल के पास में होती है। भाई इसकी जानकारी डीएम तो लेकर बैठा नहीं है। भाई डीएम के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा जिला आता है। अब पूरे जिले में जितने भी लोग हैं उन सभी की जानकारी को अगर वो अपने पास लेकर बैठेगा, प्रत्येक व्यक्ति को जात प्रमाण पत्र सब देता घूमेगा, फिर तो वो इसी काम में रह जाएगा। वो काम की जिम्मेदारी जो होती है वो लेखपाल की होती है। किसकी होती है? पटवारी की होती है। ठीक है, तो याद रखना जाति प्रमाण पत्र जो होता है ये हाँ वे विद्यार्थी की जरूरतों को जरूरत पढ़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि जारी करते हैं। हाँ, तो ये जो पटवारी होता है, ठीक है, पटवारी के पास ही इन सभी चीज़ों की जानकारी होती है और पटवारी की सहायता से जो आपके तहसीलदार वगैरह होते हैं ये इन चीज़ों को जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले भी सुने जाते हैं। मान लो कि भाई आपके और आपके भाई के बीच में जमीन से जुड़ा हुआ एक विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए आपको तहसीलदार के ऑफिस में जाना होगा, तहसीलदार के दफ्तर में जाना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर याद रखना सबसे ऊपर आपका जिलाधिकारी हो गया। जिलाधिकारी के अंदर में कई सारी तहसीलें आती हैं और तहसीलदार आते हैं। तहसीलदार के अंडर में देखो अगर कार्यक्षेत्र बड़ा है तो कई सारे एक तहसील में कई सारे आपको पटवारी या फिर लेखपाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, केवल एक तहसील में एक ही पटवारी होगा ये निश्चित नहीं है। ठीक है, एक तहसील में कई सारे पटवारी भी हो सकते हैं। अब वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जो मतलब इलाका है कितना बड़ा है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर कई सारे ग्राम पंचायत उसके अंडर में आ रहे हैं तो मतलब ज़्यादा वहाँ पर पटवारी देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके लिए उनको कुछ शुल्क भी देना पड़ता है। जो किसान होते हैं बेसिकली अगर आप उनको देखोगे तो कई बार उनको अपने खेत के नक्शे हो गए, रिकॉर्ड है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब जब भी उनको ये चाहिए होते हैं तो इसके लिए उन्हें कुछ शुल्क पे करनी पड़ती है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। जैसे किसान है तो अपने खेत का नक्शा पाने का या फिर अपने खेत का रिकॉर्ड पाने का उनको अधिकार होता है। हालांकि कई बार उनके ये रिकॉर्ड जो होते हैं आसानी से उन्हें नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कई राज्यों में ये रिकॉर्ड कंप्यूटर में डाल करके पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए। जो पंचायत होती है उसके दफ्तर में रख दिए गए हैं ये सारे के सारे रिकॉर्ड, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके। नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त भी होते रहते हैं, यानी इनको अपडेट भी किया जाता रहता है। तो आजकल आसानी से मिल जाते हैं, बट पहले जब ये कंप्यूटर वगैरह नहीं था तो बहुत ही मुश्किल हुआ करती थी इनको ढूंढने के लिए। किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती है ये भी प्रश्न बनता है कि भाई किसानों को जरूरत पड़ती क्यों है। तो एक किसान दूसरे किसान को जब अपनी जमीन बेचता है या फिर खरीदता है, ठीक है, तब इसको जरूरत पड़ती है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तब जरूरत पड़ती है, ठीक है, या खरीदना चाहता है तब भी जरूरत पड़ती है। एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए तो भी जरूरत है कि भाई बैंक को, अगर आप बैंक से कर्ज लेने के लिए जा रहे हो तो बैंक कहेगा कि भाई आपके पास जमीन है, आपको कहाँ है, तो वो कहेगा सबूत दिखाओ। तो सबूत जो है वो यही रिकॉर्ड या फिर नक्शा दिखाता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर बैंक ब्याज पर लोन वगैरह देती है। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदता है। जब खाद वगैरह खरीदेगा तो जाकर के सोसाइटी में दिखाएगा कि देखो हमारे पास में ये जमीन है और इस जमीन के लिए हमें खाद चाहिए है। ठीक है, एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे या फिर बेटियों को जब बांटना चाहता है तब भी जरूरत पड़ती है। अच्छा,
अच्छा, इसको क्या कहते हैं? खसरा कहते हैं, ठीक है। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी। ये एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपके लिए खसरा नंबर 5 लेकर के आए हैं, ठीक है। इसमें पटवारी ने मतलब क्या है कि एक जमीन का एग्जाम्पल लेकर के इसमें सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है जमीन का कौन शतगुणा किसके नाम है। जैसे कि अगर आप देखो, जो आपको खसरा मिलता है कुछ इसी प्रकार से होता है। सबसे ऊपर आपको क्षेत्र हेक्टेयर में लिखना मिलेगा कि भाई कितने हेक्टेयर का क्षेत्र है, ठीक है। फिर आपको जमीन मालिक का नाम लिखा मिलेगा यहाँ पर। फिर आपको यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई किसको बटाई पर दी गई है। फिर इस साल जोती गई जमीन, मतलब कौन सा जो पूरी जमीन है उसे कितना जोता गया, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे पहले तो कितना उस जमीन में से जोता गया। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि भाई फसल कौन सी की गई और अन्य फसलें कौन सी की गई। भाई कोई एक ही फसल तो किसान आजकल करते नहीं है, आजकल कई सारी फसलें की जाती, तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। तीसरा, परती जमीन। परती जमीन वो होती है जिस पर फसल वगैरह नहीं की जाती। और सुविधाएं इस जमीन पर क्या क्या है? ट्यूबवेल लगाए नहीं लगाए, मकान बनाए नहीं बनाए, जो भी सुविधाएं होती हैं वो चीज़ें। तो एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहला किसान है जिसके पास में 0.75 हेक्टेयर की जमीन है। इनका नाम है मोहन, ठीक है। वल्द मतलब किसके बल्दे में इनको मिली है? तो राजा राम गांव अमरपुर जमीन का मालिक है जिसके बल्दे में मोहन को जमीन मिली, यानी कि ये इनके पिता या फिर पूर्वज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न उठता है कि यदि बटाई पर जमीन है तो किसान का नाम और बटाई का हिस्सा नहीं, जमीन बटाई पर नहीं है। तीसरा, जोती गई जमीन, तो क्षेत्र पूरी की पूरी जमीन जोती गई। कौन सी फसल की गई? सोयाबीन की। अन्य फसलें नहीं की गई। तो ये मतलब इस प्रकार से लेखपाल लिख कर देता है। परती जमीन, बिल्कुल भी जमीन खाली नहीं है, पूरी की पूरी जमीन को ये जोत रहे थे। सुविधाएं इस जमीन पर कुछ भी नहीं, अगर आप देखोगे, ठीक है। दूसरा, रघुराम बल्द रतनलाल, तो रघुराम की जमीन है जिनको रतनलाल के बल्दे में मिली है। इन्होंने भी मतलब बटाई पर नहीं दी है, गेहूं की खेती की है। जो आपकी 3 हेक्टेयर की जमीन थी उसमें से 2.75 हेक्टेयर को इन्होंने जोता है, 1.75 हेक्टेयर को इन्होंने फ्री करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके 1.75 हेक्टेयर को में इन्होंने अन्य फसलें की हैं और 2.75 हेक्टेयर को इन्होंने मतलब जोता है, पूरा गेहूं की फसल की है, अन्य फसलें की है, और 0.25 हेक्टेयर को खाली करके रखा हुआ है। इनके ज़मीन में कुआं भी है जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, चालू हालत में, अन्य सुविधाएं में। इसी तरह से एक और यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से जो खसरा होता निकाला जाता है, आप चाहें तो अपनी ज़मीन का खसरा निकलवा सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एक नया कानून, अच्छा 2005 में एक हिंदू अधिनियम धारा के तहत, हिंदू अधिनियम धारा 2005 एक नया कानून पारित किया गया। इसको देख लेते हैं। ये कानून बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, समझो इस चीज़ को। देखो, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारा ध्यान पुरुषों के बारे में जाता है। किसान शब्द से ही हमारा ध्यान जो है एक पुरुष वर्ग की तरफ जाता है कि भाई किसान अर्थात कोई ना कोई पुरुष होगा। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर ही मानी जाती है। मतलब महिलाओं की अगर आप हैसियत देखोगे तो ऐसा लगता है कि महिलाएं खेती में केवल मदद ही करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। जबकि अगर आप कई सारे क्षेत्रों में देखोगे तो वहाँ पर महिलाएं खेतों में बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करती हैं। मैं हर क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि आप यहाँ पर ना करती हो, लेकिन कई सारे क्षेत्र आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं खेत में अपना योगदान देती हैं। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी भी नहीं सोचा जाता। ऐसा क्यों होता है कि हम जमीन के मालिक के बारे में महिला को कभी सोच ही नहीं सकते? जब भी किसान शब्द की बात आती है तो हमारे दिमाग में केवल पुरुष वर्ग का ही ख्याल आता है। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन का हिस्सा नहीं मिलता था। काफ़ी समय तक ऐसा रहा है, आज भी ऐसा होता है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ कि आज ऐसा नहीं होता। महिलाएं लेती नहीं जमीन, ठीक है, महिलाएं हिस्सा मांगती नहीं हैं तो उनको मिलता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नियम है, अगर आप महिलाएं चाहें तो ले सकती हैं, ठीक है। लेकिन महिलाएं क्या होती हैं, छोड़ देती कि उनको ससुराल में जाकर के मिल जाता है हिस्सा, तो वो मतलब बेसिकली अपने पापा के या फिर अपने पिताजी के घर पर हिस्सा नहीं लेती हैं। पिता की मृत्यु के बाद जो ज़मीन है वो बेटों में बांट दी जाती थी। अभी तक ऐसा होता था। जो घर की हिंदू औरतें होती थी, यहाँ पर मुस्लिम की बात नहीं की जा रही है, वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। हिंदू औरतों की बात की जा रही है, ठीक है। हिंदुओं के लिए ये कानून बनाया गया। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था, ठीक है। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी, ऐसा अब तक होता था। हाल ही में एक कानून बदला गया, उसमें क्या किया गया, नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। आज के टाइम पर ये कानून बना दिया गया है कि आपके अगर ज़मीन है तो आपकी ज़मीन है केवल आपके बेटों को नहीं दी जाएगी, ठीक है। जो पैतृक संपत्ति होती, पिता के पास जो भी ज़मीन है, पिता की मृत्यु के बाद में
वो ज़मीन बेटे बेटियों में और माँ में तीनों लोगों में बराबर बांटी जाएगी। ठीक है, बराबर का हिस्सा मिलेगा और ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। ये बात याद रखना। ठीक है, आज के टाइम पर ये कानून बन चुका है, पहले ये कानून नहीं था। इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ जानकारियां प्राप्त की, बेसिक सी बातें थी। ठीक है, जो कि सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, तहसीलदार कौन होता है, जिलाधिकारी का क्या कार्य होता है इस क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा पटवारी का क्या कार्य होता है, ये हमने देख लिया यहाँ पर। ठीक है, अगर आपकी ज़मीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले पटवारी के पास जाओगे, यानी लेखपाल के पास, फिर आप जाओगे तहसीलदार के पास में, फिर आप डीएम के पास में जाओगे अगर आपका कार्य नहीं होता है तो। ठीक है, धीरे धीरे आपको ऊपर जाना होगा। तो ये मतलब आपके स्टेज हैं जहां पर आप पहुंच सकते हो। तो हो सकता है कि इस चैप्टर में जो भी टॉपिक हमने आपको समझाए आपको समझ में आ गए हो। अगर समझ में आ गए, आप अभी तक हमारे वीडियो में हैं तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी की क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, साथ ही साथ वीडियो को भी देखते रहना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको प्लेलिस्ट दे दी है, इसी प्लेलिस्ट में क्लास 6 से 12 तक की सभी क्लासेस पॉलिटी की आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी। जिसको एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, नोट्स के लिए आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद हम आपको रिप्लाई करेंगे। और नोट्स के लिए देखो आपको पेमेंट करना होगा। हम क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करते हैं बट नोट्स फ्री में नहीं है। तो जिसे भी नोट्स लेने हैं इस नंबर पर मैसेज करके हमसे नोट प्राप्त कर सकते हो, बट याद रखना नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। और अगला जो हमारा चैप्टर है वो आपको मिलेगा नगर प्रशासन, नगर के बारे में। ठीक है, अभी हमने ग्रामीण प्रशासन को समझा था, अब हम नगर प्रशासन को समझेंगे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे प्रशासन कार्य करता है हमने देख लिया। पटवारी होते हैं, इसके अलावा आपके पटवारी के तहसीलदार होते हैं, डीएम होते हैं, और जो भी मतलब कार्य होते हैं जमीन वगैरह के, तो वो हमने यहाँ पर देख लिए। अब हम नगर के बारे में देखेंगे कि नगर में किस प्रकार से कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में कल ठीक 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।